अपनी बात बताई कि किस तरीके से खोरीगांव से उन्हें उनके घरों से उखाड़ा गया। कोविड के समय पर पूरी तरह से बुलडोज़र लाकर घर तोड़े गए और फिर जो अभी रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ 100 परिवारों को लाया गया है, उनकी भी कितनी समस्याएं आ रही हैं वो आज देखकर, मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है और हम अपने संविधान को याद करते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो सुनकर आज ये लगा कि ये समस्याओं का अगर हम समाधान नहीं ढूंढते तो हम किस आज़ादी की बात करते हैं। समस्याएं बहुत तरीके की आई। पीने का पानी लोगों ने बताया कि उनके पास है नहीं। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से इंसान जी सकता है, परिवार कैसे जी सकते हैं, उनके बच्चों पर क्या बीती होगी अगर पीने का पानी उनके घर तक नहीं आ रहा। उसी तरह से लोगों ने बताया कि जो पानी आता है बहुत कम टाइम पर आता है, जब मोटर चलती है केवल तभी आता है और वो भी बहुत ही खराब पानी लोगों के पास आ रहा है घरों में। जो सीवेज की प्रॉब्लम है वो उससे भी गंभीर समझ में आई, क्योंकि उनके जो सीवेज लाइंस हैं कई जगह पर लोगों ने कहा कि वो दिख ही नहीं रही है, शायद है ही नहीं, बनी ही नहीं हुई है। जो JEI सरकार की ओर से पब्लिक हियरिंग में उन्होंने कहा कि है सीवेज लाइंस, लेकिन इतने पुराने घर हैं और यहाँ पर सही से मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है बहुत सालों से, जब से घर बने हैं। तो सीवेज लाइन का मैप क्या है नहीं मालूम है, कहाँ पर सीवेज लाइन है नहीं मालूम है। तो ऐसे में लोग लाइफ ऑफ डिग्निटी नहीं जी सकते हैं। और सीपेज की बात, क्योंकि पाइपें पुरानी हैं, जंग लगा है, टूटी हैं, जगह जगह पर वहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, तो लोगों के घर में सीपेज आई हुई है, पानी बह रहा है घरों में। तो ये भी एक बड़ी समस्या लोगों ने बताई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की समस्याएं आज अगर हम कहते हैं कि 76 साल से ज़्यादा हो गए हमें अब आज़ाद हुए देश को, ऐसे में जब लोगों ने अपने घर इतनी मेहनत से बनाए, उन्हें तोड़ा गया और फिर उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाता है, तो ये किसी भी सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को सही से सुविधा मिले। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों के तंत्र की बात करते हैं, तो लोगों ने पैसे देकर घर खरीदे, तो उनको लैंड के कुछ कागज भी दिए गए। वहाँ पर कहा गया अब कि ये फॉरेस्ट लैंड है, ये तो वन ज़मीन है, तो वहाँ पर कैसे घर काटने की इजाज़त मिली? कौन वो जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, जो सरकारी अधिकारी थे, उनकी कनाइवेंस के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। आप और हम जाएं तो हम क्या कहीं पे भी फॉरेस्ट लैंड में काट के वहाँ पर अपने घर बना सकते हैं या बेच सकते हैं किसी को? तो वो उन लोगों के ऊपर भी मेरे ख्याल से जब तक जवाबदेही नहीं होगी, जिस तरीके से अभी इन सभी लोगों का जिन्होंने जन सुनवाई में हिस्सा लिया, वहाँ पर बात रखी, जैसे उनके साथ होता आ रहा है, ये ऐसे ही अंधाधुंध चलता रहेगा। क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं होगी, तब तक इस तरीके की वारदात होती रहेगी। और जो एक गरीब इंसान है, जो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा रहे हैं घर बनाने में, उनके ऊपर जुर्माना लगता रहेगा, उनकी जिंदगियां और उनके परिवारों की जिंदगियां बेकार होती रहेंगी। आज जो भी समस्या जन सुनवाई में आई, किस तरीके से इनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे? क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या कोशिश रहेगी आपको? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं वो भी आए, उन्होंने भी बातें सुनी जो तमाम हो रही थी। संजय पारेख जी हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे मुद्दे को उच्चतम न्यायालय में। इसका मुझे लगता है कि समाधान उच्चतम न्यायालय से तक का भी दरवाज़ा खटखड़ा कर आना पड़ेगा और साथ ही में लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ये केवल इधर की ही समस्या नहीं है। और अभी तो सबसे बड़ी जो एक समस्या आई, लोगों ने कहा कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्हें रिहैबिलिटेट ही नहीं किया गया, जिन्हें कोई नई जगह अलग घर दिया ही नहीं गया, इसलिए कि उनके पास दस्तावेज कौन सी स्टेट के हैं, सही स्टेट के नहीं हैं, उनके साथ जो गड़बड़ियाँ की गई उसके कारण उन्हें घर तक नहीं मिला अभी तक। बच्चे आए जिन्होंने जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उन्होंने बताया कि हम 18 साल से ऊपर हैं लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई पे किस तरह से इस पूरी चीज़ का कुप्रभाव पड़ रहा है। तो ये
आवाज़ उठानी भी पड़ेगी, प्रशासन के साथ भी उठानी पड़ेगी और कोर्ट में भी उठानी पड़ेगी। खोड़ी गांव में 10,000 से ज्यादा परिवार बसे हुए थे, मगर एमसीएफ के सर्वे के द्वारा कहा गया कि 6,500 परिवार का इन्होंने आकलन किया कि 6,500 परिवार लगभग वहां पे मौजूद थे। तो मगर इन 6,500 परिवारों को अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। क्या लगता है कि इन सभी लोगों को इनका घर मिल पाएगा? जो वहां से इनको उजाड़ दिया गया, तो इनको लगता है कि इनका अपना आशियाना मिल पाएगा, या फिर केवल दस्तावेजों में ही ये सारी बातें दबी रह जाएंगी? देखिए, जहाँ से भी घरों को उजाड़ा जाता है, परिवारों की हालात जो होते हैं हम सब जानते हैं, दशकों से देख रहे हैं कि क्या होता है जब लोगों के बसे बसाए घरों को उजाड़ा जाता है। तो उसमें से कुछ लोगों को जब कहीं और बसाया भी जाता है, उन्हें किस तरीके के घर मिल रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, वो तो आज की पब्लिक हियरिंग में सामने आ ही गया। पर ऐसे तमाम लोग, अगर कहें कि 10,000 लोग परिवार थे या 6,000 कुछ परिवारों का आकलन हुआ, उन सब बाकी परिवारों को तो कहीं पर सरकार रिहेबिलिटेट भी नहीं कर रही, घर भी नहीं दे रही कि कहीं पे तोड़ा है तो कहाँ जाके वो रह सके। और जो सबसे हाशिए पे, जो अंत गरीब है, उधर भी वो कहाँ जाएंगे? मोस्टली हम देखते हैं कि उनके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये एक जो कहानी है घरों को उजाड़े जाने की, ये तो हमारे देश में बहुत ही चिंता की बात है और यहाँ पर भी दिख रही है साफ रूप से। क्या लगता है कि इन परिवारों को जो 6,500 का आकलन है, उनको कब तक उनकी आवास मिल पाएगा? कब तक उन लोगों को, अभी जैसा कि पता चला कि कुछ लोगों के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया है, मगर इसमें भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, इन लोगों को समय पे जो अलॉटमेंट होना चाहिए वो करते नहीं हैं। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई संज्ञान लेकर के इस मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा? हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उच्चतम न्यायालय इसका संज्ञान लिए हुए है कि कुछ ना कुछ वहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो हम बिल्कुल नहीं, मैं ये मानूंगी कि कुछ नहीं होगा। लोगों का इतना पुरुषार्थ है, इतना लोग मेहनत करते हैं, तो ज़रूर कुछ इसमें से असर निकलेगा। लेकिन संघर्ष जारी रहना होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कोर्टों के अंदर भी और बाहर भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार और एमसीएफ जो है इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई में बहुत सुस्ती दिखाती है। तो क्या वजह है इस कार्रवाई में सुस्ती का? देखिए, सरकारें जो हैं जब सुस्ती दिखाती हैं तो केवल कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और लोग ही उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि सरकारें, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे दिल्ली की हो, वो इसके ऊपर एक रवैया अपनाए हुए हैं जो कि जिस तरीके का हम देखना चाहते हैं वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना अंदाज, लोगों से बात करने का, लोग जाते हैं तो उनसे वो सही से बात भी नहीं करते हैं। बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई थी कि सीधे मुंह से उनसे बात भी नहीं किया जाता। एक तो वो पहले से परेशान है, उनके घर छीन लिए गए हैं, उसके बाद घर की बात अगर होती है तो उनको बहुत बेतरीके से उनको वहाँ से मिसबिहेव करके उनके साथ उनको भगा दिया जाता है। तो अधिकारियों का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहाँ तक सही है जनता के साथ? बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र में इसका कोई मतलब ही नहीं है कि इस तरीके से रवैया हो। एक तो लोगों के घर टूटे हैं, वो परेशान हैं, उनके साथ जो पूरी सही तरीके से डील होने की ज़रूरत है, उनकी जो अधिकार हैं उन्हें दिलाने की ज़रूरत है। मैंने तो अपनी बात ही ये कह के शुरू करी कि संविधान में जो आर्टिकल 21 है हमारा, जिसके हम कहते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात है, तो हमारा तो ये संवैधानिक अधिकार है। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी सही से व्यवहार नहीं करते, काम नहीं करते, तो उनके खिलाफ शिकायत भी होनी चाहिए और शिकायत पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक भी वो बात जानी चाहिए।